and welcome to the video series on the history, chapter number 5, the age of industrialization. Now, पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, बहुत अच्छे से उसको डिस्कशन हुआ था। उसके बाद जो बाकी जितने भी पॉइंट जो हैं वो रह गए थे उसको हम अब इस वीडियो में जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब क्या टेक्सटाइल है, इंडियन टेक्सटाइल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखते हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट को। ठीक है, इसमें जो एक कॉर्सर कॉटन were produced in many countries, but the finer varieties often came from India. Bales of the fine textile were carried on camel back via the north-west frontier, through mountain passes and across desert. इसमें क्या बताया गया है कि जो एक तरह से मोटा जो कपास था वो यहाँ पर इंडिया में जो है वो उगाया जाता था, और उसके बाद जो ये जो कपास होता था, ये जो एक तरह से कॉर्सर जो कॉटन होता था, जो मोटा कपास होता था, वो बहुत ही महीन किस्म का होता था। ठीक है, जो सौदागर होते थे, जो मर्चेंट होते थे, जो अफगानिस्तान के या पूर्वी फारस के या फिर मिडल एशिया के जो मर्चेंट होते थे, वो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को जो था व्यापार के लिए लेकर जाते थे दूसरे देशों में। ठीक है, हमारे मतलब देश का इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कॉटन की। कौन से कॉटन की? कॉर्सर कॉटन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, जो मोटा कपास जिसको बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ही महीन होता था। और इसमें जो सौदागर होते थे इसमें स्पेशल एक तरह से इंटरेस्ट लेते थे और हमारे देशों में आकर एक तरह से व्यापार करते थे और दूसरे देशों में ले जाकर उसको बेचा करते थे। ठीक है, और ऊँटों पर जो ऊँट कैमल्स की पीठ पर लाद कर एक तरह से जो ईस्टर्न साइड में जो देश हैं या फिर आपका वेस्टर्न साइड में जो एक तरह से इलाका था, डेजर्ट एरिया जो था, वहाँ पर जो इस व्यापार को बहुत ज़्यादा आगे इनकरेज किया जाता था। उसका बहुत ज़्यादा डिमांड थी, किसकी? इंडिया के कॉटन की। उसके बाद किस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी यहाँ पर, अगर बात करते हैं कि गुजरात कॉस्ट से लेकर गल्फ एंड रेड सी पोर्ट्स तक किस तरह से व्यापार जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता था। एंड इस यहाँ पर देखिए कोरोमंडल जो एक तरह से तट है या ठीक है सी पोर्ट पर, या मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से किस तरह से एक तरह से साउथ ईस्ट पार्ट में जो एशिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट्स था, पोर्ट्स में जो था साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट जो था वो किस तरह से मशहूर था। हुगली का बंगाल में हुगली के माध्यम से, और मछलीपट्टनम और बंगाल में किस तरह से व्यापार जो था ये कॉटन का यानी कि इंडियन टेक्सटाइल का जो व्यापार था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और दूर दराज की जो देश के व्यापारी थे वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें देखिए किस तरह से ये जो बताया गया इस पिक्चर में, यहाँ पर मैप के थ्रू भी बताया गया किस तरह से जो यहाँ का जो बिजनेस था कॉटन टेक्सटाइल का वो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। उसके बाद बात करते हैं कि जो इंडियन मर्चेंट जो थे, ठीक है, और जो बैंकर्स थे वो इन्वॉल्व रहते थे इस नेटवर्किंग में। नेटवर्क को ये पूरा संभाल रखा था इन्होंने, यानी जो ट्रेड था, जो फाइनेंशिंग प्रोडक्शन था गुड्स का, सप्लायर्स का, एक्सपोर्टर्स का, तो किसने संभाला हुआ था? मर्चेंट ने और बैंकर्स ने। इसमें बताया गया है कि 1750 में जो नेटवर्क कंट्रोल जो था वो इंडियन मर्चेंट वॉज ब्रेकिंग डाउन। जितना भी नेटवर्क कंट्रोल जो था, जो व्यापारी होते थे, जो भारतीय व्यापारी होते थे, वो उनका नेटवर्क जो था वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने लग गया, मतलब टूटने लग गया। ठीक है, किसके कंट्रोल में आ गया? अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो थी, अभी मैंने इतना समझाया आपको। उसके बाद यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जो इंडियन मर्चेंट जो थे वो कहीं ना कहीं उनका व्यापार जो था वो ब्रेकिंग डाउन होने लग गया और किसके कंट्रोल में आने लग गया। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में
कि डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स एंड राइज ऑफ द न्यू वंस, ठीक है। डिक्लाइन होने लग गया किसका, ओल्ड पोर्ट्स का, एंड मतलब कि जहां पर जो पोर्ट्स जो थे, बंदरगाह जो थे, जहां पर बहुत बड़े हुज लेवल पे व्यापार होता था इंडिया का दूसरे देशों के साथ में, वो अब जो थे वो डिक्लाइन होने लग गए, और उसकी जगह जो थे न्यू वंस जो थे, पोर्ट जो थे, वो वहां पर एस्टेब्लिश होने लग गए। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एक जो रेड सी था, या फिर जो गल्फ एरिया था, मछलीपट्टनम था, कोरोमंडल जो मछलीपट्टनम था, बंगाल का होंगली माध्यम था, तो वो कहीं ना कहीं अब डेक्लाइन होना शुरू हो गया। अब न्यू वंस जो पोर्ट जो थे वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट की कि अब ये हमने देखा कि जो मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट का जो व्यापार जो था वो कहीं ना कहीं डेक्लाइन होने लग गया। क्यों? क्योंकि उनका सारा कंट्रोल था किसके हाथों में आ गया, यूरोपियन कंट्रीज। जैसे जैसे यूरोपियन कंपनीज जो थी हमारे देश में आकर उसने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो हमारे ओल्ड पोर्ट्स जो थे, यानी सूरत और हुगली के, ये देखिए थर्ड लाइंस में, सूरत और हुगली के जो ओल्ड पोर्ट जो थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल जो था उनके हाथों से ले लिया गया है, और वहाँ का जो पोर्ट जो थे वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए, और वहाँ के मर्चेंट जो थे उनका कंट्रोल जो था वो छीनकर किनके हाथों में आ गया, कॉलोनियन जो थे यानी यूरोपियन जो मर्चेंट थे उनके हाथों में पूरा पूरा व्यापार आ चुका था। लोकल बैंकर्स और स्लोली वेंट बैंकक्रप्ट, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो चुके थे, बैंकक्रप्ट मीन्स दिवालिया हो चुके थे, यानी उनका पूरा व्यापार जो था वो चौपट हो चुका था, और उनसे भयंकर जो था यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी, कंपनी जो थी, अब वो पूरा व्यापार चला रही थी। सूरत एंड हुगली डिकेड, मतलब एक डिक्लाइन हो चुका था। अब कौन सा पोर्ट्स होगा, याद रखना इस चीज को, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। सूरत एंड हुगली जो थे वो ओल्ड पोर्ट्स थे, और जो अब न्यू कौन आ गए, बॉम्बे एंड कलकत्ता। दे शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस वाज एन indicator of the growth of colonial power. Trade through the new ports came to control by the European companies. अभी मैंने बताया कि जो हमारे इंडियन मर्चेंट का पूरा कंट्रोल जो था व्यापार पर, उनसे छीनकर अब यूरोपियन कंपनीज के जो व्यापारी थे उन्होंने अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसके बाद बेचारे ये जो व्यूअर्स थे, जो बुनकर थे, जो मतलब जो कपड़े को बुनते थे, जो व्यूअर्स थे, उनका क्या हाल हुआ। उनके साथ में मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडियन मर्चेंट से उनका कंट्रोल ले लिया गया था। अब यूरोपियन जो कंपनीज में जो एक तरह से उनके हाथ कंट्रोल आ गया, जिसको क्या बोला गया, इस वर्ड को याद रखना, दैट ये जो वर्ड है ये देखिए, गोमेस्था, गोमेस्था बोला गया इसको, यानी कि एक ऐसा मतलब मैनेजर टाइप का अपॉइंट कर दिया गया अंग्रेजों की तरफ से, जिसको क्या बोला गया, गोमेस्ता, जो पूरा कंट्रोल रखता था। बुनकर से तैयार माल लेकर जाना, फिर बाकी मार्केट में जाकर बेचना, फिर कच्चा माल लेकर आना, फिर उसके बाद बुनकरों को देना, ठीक है। तो ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता था, ये वर्ड याद रखना है आपने, गोमेस्ता, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इस वाले टॉपिक की जो भी हम पढ़ रहे थे कि व्हाट हैपन टू व्यूअर्स, कि अब आप समझ सकते हैं जब इंडियन मर्चेंट का कंट्रोल जो था वो यूरोपियन कंपनीज के हाथों में आ गया, तो दैट मीन्स कि जो एक बहुत ही मतलब हार्श रूप से वो अपना काम करवाते थे, ठीक है। उनको पैसा देना है नहीं देना, एडवांस में देना है या नहीं देना, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था जो इंडियन व्यूअर्स को। उसके बाद बात की जा रही है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता था, उनको मारा तक जाता था, उन पर बहुत बुरी तरह से बुरा ट्रीट किया जाता था उनके साथ में। ये देखिए यहाँ पर, वंस ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर, इट कुड एसेट अ मोनोपोली, मोनोपोली मतलब पूरा एकाधिकार हो गया, राइट टू ट्रेड पर पूरा अधिकार हो गया,
develop a system of management and control that would eliminate competition, control cost and ensure regular suppliers of cotton and silk goods, और that is a series of steps. उसके बाद जो इस यहाँ पर देखिए किस तरह से एक तरह से सर्वेंट की तरह जो है उनके साथ बिहेव किया जाता था, और आगे देखते हैं कि क्या है। और ऑफन देयर वर रिपोर्ट्स टू क्लैशेस बिटवीन, किसके बीच में क्लैश होने लग गया, किसके बीच में होने लग गया, गोमेस्तास एंड व्यूअर्स के बीच में, यानी कि जो बुनकर थे और जो अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा अपॉइंट किए गए थे मैनेजर, जिनको क्या बोला गया, गोमेस्ता के बीच में अब काम को लेकर क्लैशिश होने लग गए। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आप पूरा क्लियर कीजिए, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ लाइन में देखिए किस तरह से उनको पीटा जाता था। अगर वो सप्लाई नहीं करते थे, माल का टाइम से सप्लाई नहीं करते थे, तो उनको पीटा जाता था, एक तरह से उनको बहुत बुरी तरह के साथ उनके साथ ट्रीट किया जाता था, उनको प्राइस बहुत कम दिए जाते थे, मार्केट में उनको बहुत लो प्राइस पर उनसे सामान काम करवाया जाता था। उसका बहुत मतलब एक तरह से उनके जो मतलब बुनकरों के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बहुत पुअर कंडीशन में आ चुके थे, तो जिस वजह से ये क्लैशेस जो है वो होने शुरू हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब ये क्या है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यस, यहाँ पर बात की जा रही कि 19th सेंचुरी में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो था वो इंडिया में एक तरह से जो डिक्लाइन होने लग गया। 1811 और 12 में जो गुड्स जो थे वो कहीं ना कहीं 33% था, और उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट जो था वो 1850 और 51 में ये क्या हो गया, 3% रह गया। नाउ इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा विकसित होने लग गई। मतलब इंग्लैंड में जो कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा विकसित होने लग गई, बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गई, जिस वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्री जो थी, कॉटन इंडस्ट्री जो थी, बहुत ज़्यादा परेशानी का एक तरह से समय देख रही थी। जहाँ पर क्योंकि क्या हो रहा था कि जो मैनचेस्टर था, मैनचेस्टर मीन्स कि इंग्लैंड से जो बना माल था, कॉटन जो था वहाँ पर भी अब डेवलप होने लग गया था। जहाँ पर इंडिया कॉटन की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, अब वही जो था उस वहाँ पर इंग्लैंड में उसका उत्पादन होना शुरू हो गया था। तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर में वहाँ पर उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, और उसके बाद दूसरे देशों में और इंडिया में भी यहाँ पर बिकने के लिए लाया जाता था, और जिस वजह से इंडिया के कॉटन की डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। ठीक है, 33 से 3% रह गया, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंडीशन जो थी वो वरीड हो गई। ये देखिए मैनचेस्टर का पूरा एक तरह से पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स इंडियन मार्केट एज वेल बाय द 1850 cotton pieces good constituted our 31% of the value of the Indian imports, and by the 1870 this figure was our 50%। इसमें क्या बताया गया है कि एक तरह से जो इंपोर्ट होता था या एक्सपोर्ट होता था तो उसका जो रेशियो जो था वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लग गया। 1850 में जो कपड़ा उद्योग जो था, जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो कहीं ना कहीं 31% रह चुका था, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट जो था वो कहीं ना कहीं फिर 50%, यानी कि मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता जा रहा था। इंडिया के कॉटन की जो मांग थी वो अब लो पड़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा तैयार हो रहा था इंग्लैंड में, ठीक है, मैनचेस्टर में, वहाँ के कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। क्यों डिमांड ज़्यादा थी? क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा था। मतलब एक कपड़ा जो इंडिया का खरीदते थे जिस दाम में, वही 4 कपड़े जो थे वो बाहर के देश के इंग्लैंड की खरीद लेते थे, तो सस्ते दामों पर बिक रहे थे। तो जिस वजह से इंडिया के जो कॉटन मिल्क का जो एक कपड़ा था उसकी डिमांड कम होने लग गई, उसका जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट जो था वो डिक्लाइन हो गया। अब बात करते हैं जब इस तरह से बिजनेस जो है वो एक तरह से डाउन उसमें आ जाएगा, तो प्रॉब्लम्स फेस बाय कॉटन वीवर्स
इन इंडिया। इंडिया में ये जो एक तरह से बुनकर है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनको इंपोर्ट करना पड़ा गुड्स को बहुत ही सो चीप प्राइस में, एंड कुड नॉट ईजिली compete विद देम, और बहुत ज़्यादा वो compete नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के बने कॉटन से। नाउ 1860 में जो व्यूअर्स थे कुड नॉट sufficient supply and of raw cotton of good quality. As raw cotton export from India increased, the price of raw cotton shot up, and viewers in India was started as supplier and forced to buy raw cotton at exorbitant prices. By the end of the 19th century, factories in India began production, flooding the market with the machine goods. How could viewing industries possibly survive? Now, यस, इसमें क्या बताया गया है कि 1816 में जो बुनकर जो थे वो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई थी। जब अमेरिका में एक तरह से जो एक वहाँ के देश के अंदर ही एक तरह से वॉर शुरू हो चुका था, तो वहाँ पर जो कॉटन जो था उसकी जो एक तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो सिस्टम जो था वो बंद हो गया था, जिस वजह से इंग्लैंड में जो एक रॉ मटेरियल था, इंग्लैंड ने भारत से, इंडिया से रॉ मटेरियल जो था वो मंगवाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो इंडिया में जो रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जिस वजह से जो प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। और देन उसके बाद जो इंडियन व्यूवर्स थे उनकी जो एक तरह से जो कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी, जिस वजह से उनको बहुत हाई प्राइस में एक कॉटन है वो खरीदना पड़ रहा था, जिस वजह से उनको एक तरह से खाने पीने का, एक सरवाइव करने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। यहाँ पर बात करते हैं फैक्ट्रीज कम अप, ठीक है। अब नई फैक्ट्रियां जो हैं वो आना शुरू हो गई, जैसे कि फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में 1854 में आई। उसके बाद 62 में 4 और मिल्स आई। देन 94,000 स्पिंडलेस एंड 2150 लूम्स जो थे एक तरह से वो मंगवाए गए। कच्चा जो माल था, जूट मिल्स जो थी वो अब बंगाल में सेटअप हो गई। और आफ्टर दैट ये इंडिया में एल्जिन मिल्स जो थी वो कानपुर एंड 1860 में। एंड आफ्टर दैट फर्स्ट कॉटन मिल जो अहमदाबाद में सेटअप हुई, फर्स्ट कॉटन मिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना। बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में जो थी अब उद्योगों का, फैक्ट्रीज का जो है वो आविष्कार होना शुरू हो गया था। तो इसी को कहते हैं द एज ऑफ ए इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। नाउ बात करते हैं द अर्ली इंटरप्राइजेस की। अर्ली इंटरप्राइज मतलब जो शुरुआत के जो उद्योग थे, शुरुआत के जो उद्यम थे, उनकी बात करते हैं किस तरह से जो है व्यापार हुआ। यहाँ पर जो ओपियम जो अफीम जो थी वो यहाँ पर ज़बरदस्ती जो थी उसका प्रोडक्शन करवाया जाता था, फिर चाइना में वो इंपोर्ट होती थी, एंड यहाँ बस वहाँ चाइना से जो है वो टी जो है वो मंगवाई जाती थी। तो एक तरह से जो व्यापार होता था वो इस तरीके से होता था। उसके बाद जो जितना भी सप्लायर्स था, शिपिंग असाइनमेंट था, किस तरह से वो ट्रेड जो था वो बढ़ता जा रहा था। एंड बिजनेसमैन जो थे, विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस इन इंडिया, यहाँ पर डेवलप हो रहा था एक तरह से बिजनेस जो था, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्यम जो थे, जो एक तरह से फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। नाउ बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जो बहुत फेमस कुछ ऐसे मर्चेंट हुए हैं, कुछ ऐसे उद्यमी हुए हैं जिनको आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला नाम याद रखना, द्वारका नाथ टैगोर। बंगाल में उन्होंने 6 स्टॉक कंपनीज जो थी बनाई थी 1830 से 1814 के बीच। और बॉम्बे, पेरिस लाइक बात करते हैं यहाँ पर दूसरे जो हैं द्वारका नाथ टैगोर हो गए। और उसके बाद दिनेश पेटेट जो थे,
ठीक है, बॉम्बे में। और उसके आगे चलकर जमशेद जी नुसरवानजी टाटा जो थे, उन्होंने चाइना के साथ जो है वो इंपोर्ट किया बहुत सारी चीज़ों का। और उसके बाद इंग्लैंड के साथ भी एक तरह से कॉटन को लेकर, रो जो कॉटन जो था उसकी इंपोर्ट को लेकर वो किस तरह से उन्होंने पैसा कमाया। 1970 में 17 की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता में इंडियन जूट मिल जो था वो लगाया गया। जो मारवाड़ी जो थे एक तरह से ओल्ड जो मतलब व्यवसाय जो किया उन्होंने, जो सेठ थे हुक्म चंद के द्वारा ये जो तो व्यवसाय जो था वो शुरू किया गया, चाइना के साथ शुरू किया गया। उसके बाद जीडी बिरला जो थे, जीडी बिरला के जो पिता थे और जो ग्रैंडफादर थे, वो बहुत बड़े मतलब एक तरह से उद्योगपति, एक तरह से मर्चेंट हुए हैं। तो आपको ये सारे जो नाम हैं वो याद रखने हैं, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, दिनेश पेटिट, जमशेद जी नुसर वानजी टाटा एंड हुकमचंद और जीडी बिरला। नाउ अब बात करते हैं कि किस तरह से जो हाउ द अर्ली इंटरप्राइजेज एक्युमुलेटेड देयर कैपिटल, अपने कैपिटल को और ज़्यादा उन्होंने इन्हेंस किया। और चाइना के साथ साथ उन्होंने दूसरे देशों के साथ भी व्यापार किया। जैसे कि सम मर्चेंट जो थे उन्होंने मद्रास ट्रेडेड विद बर्मा के साथ व्यापार किया एंड अपने लिंक को और ज़्यादा बढ़ाया। और मिडल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका के साथ उन्होंने व्यापार को और ज़्यादा इनकरेज किया। Now, commercial groups operated within India, carrying goods from one place to another, banking money, transforming funds between cities and financing trades। किस तरह से व्यापार का लिंक्स जो जब बढ़ते चले गए तो ट्रांसफरिंग फंड्स होना शुरू हो गया और फाइनेंसिंग जो ट्रेड जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। नाउ अब जब इतना इंडिया में जो इंडिया के जो मर्चेंट जो थे, इंडिया के जो उद्योगपति थे, उन्होंने अपना नाम कमा लिया, वो सफल हो गए। जिस वजह से जो कॉलोनियल पीरियड जब आया, जब अंग्रेजों का शासन आया, तो उन्होंने हर्डल्स लगाने शुरू कर दिए, उनके काम में रुकावट डालना शुरू कर दिया, उनको बाहर देशों के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। उसके बाद वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ, बर्मा, इंग्लैंड और इस तरह से दूसरे देशों के साथ उन्होंने व्यापार करना, एक तरह से वहाँ पर रुकावट डालना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला जो व्यापार करना है इंडिया में कीजिए आप। उसके बाद जो इंडिया की जो कंडीशन थी, मैन्युफैक्चरिंग गुड था, एक्सपोर्ट मोस्टली रो मटेरियल, फूड, ग्रेन्स एंड यूरोपियन मैनेजिंग जो एजेंसी थी उसने पूरा पूरा कंट्रोल जो था अपने हाथों में ले लिया था। और एक तरह से जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज थी मैनेज करने लग गई इसको। मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे एंड ऑन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विद इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन। उन्होंने एक तरह से न्यू ज्वाइन करने से एक तरह से जो उद्योग था, जो एक तरह से बिजनेस जो था वो आगे लिंकअप करने से बिल्कुल भी मना कर दिया, वहाँ पर ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, नाउ बात करते हैं आप कि वर्कर्स कहाँ से आए। अब वर्कर्स कम फ्रॉम, जब इंडस्ट्रीज लग रही थी इंडिया में, जहाँ पर अभी आपने एग्जांपल देखा जगह जगह पर जो थे वो इंडस्ट्रीज का फैलाव होता जा रहा था, तो वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, तो गांवों से, कंट्री साइड से वर्कर्स जो थे वो टाउन में आ रहे थे अपने काम की तलाश में। लेकिन जितनी संख्या से फैक्ट्रियां जो शुरू हो रही थी उतनी संख्या से जो मजदूर जो नहीं आ रहे थे, मजदूर जो थे वो बहुत ही हुज लेवल पे बहुत बड़ी भीड़ आ रही थी, जिस वजह से काम जो था जो सब मजदूरों को नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद जो मजदूर होते थे, जो विलेजर्स जो होते थे, वो अपने काम अपने घर पर भी जाते थे। हार्वेस्ट का जब टाइम होता था, ये फेस्टिवल का टाइम होता था, उसके बाद वो लंबी यात्रा कर कर ग्रेट डिस्टेंस पार करके वो दोबारा से मिल्स में जो थे काम करने के लिए आते थे, जहाँ पर वो टेक्सटाइल मिल ऑफ बॉम्बे इन द जूट मिल ऑफ कलकत्ता में वो काम करते थे। नाउ ये जो वर्ड है जोबार, इसको अच्छे से याद कर लें। जोबार मीन्स कि जो एक तरह से वो जॉब देते थे, गेटिंग जॉब वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट, द नंबर सीकिंग वर्क वर ऑलवेज मोर देन द जॉब अवेलेबल एंट्री इनटू द मिल्स। ठीक है, जोबार कौन होते थे कि जो उद्योगपति हैं, ठीक है,
जो एक तरह से कॉलोनियल पीरियड था जब उसमें एक जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने जोबार रखने शुरू कर दिए थे। जोबार का काम ये होता था कि वो मजदूरों को अपॉइंट करते थे, मजदूरों को जो थे काम पे लगाते थे। जब भारी संख्या में बहुत बड़ा लेबर आ रहा था तो उनको जो है वो काम पे लगाते थे, जहाँ पर वो ऐसे लोगों को भी हेल्प करते थे जो उनके मतलब जो उनके क्लोज होते थे। और उसके बाद जोबार और जो विलेजर्स जो थे यानी कि जो लेबर जो थी उनके बीच में क्राइसिस भी होना शुरू हो गए थे, एक तरह से लोग मनी को लेकर या फिर और अनदर जो चीज़ें बहुत सारी थी जिस वजह से जोबार के बीच में जो थे वो क्राइसिस होना शुरू हो गए। ठीक है, जोबार कौन थे? जो लेबर्स को जो थे वो अपॉइंट करते थे और काम पर लगाते थे। ठीक है, एक तरह से मैनेजर का काम वो करते थे। नाउ अब बात करते हैं द पीक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि क्या बात है, एक अनूठापन। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अनूठापन यहाँ पर बात करते हैं। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी टी एंड कॉफ़ी का प्लांटेशन कर रही थी, जो बहुत ही चीप रेट में कॉलोनियल गवर्नमेंट को इन्वेस्ट किया जा रहा था माइनिंग, इंडिगो एंड जूट। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो मतलब इंडियन के गुड्स का जो इंपोर्ट जो था वो बहुत ही लो प्राइस में किया जा रहा था, लेकिन जो बाहर के देशों का जो तैयार माल था, जो उसका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत हाई प्राइस में दिया जाता था, जिस वजह से एक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता था वो कहीं ना कहीं बहुत क्राइसिस में वो गुजर रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक तरह से इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। नाउ आफ्टर दिस जो स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्वदेशी मूवमेंट जब चला, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार होना शुरू हो गया था, उनको एक तरह से लोग मतलब यूज़ नहीं कर रहे थे, जिसका पूरा पूरा फ़ायदा जो था वो इंडिया के जो मर्चेंट जो थे, इंडिया के जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। कैसे उठाया कि इंडस्ट्रीज में उन्होंने जो यान जो था, क्लोथ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एंड आफ्टर दैट कॉटन पीस गुड प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड। ठीक है, कॉटन पीस का जो इंडिया के कॉटन पीस का जो प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया 1900 और 1912 के बीच में। ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान की बात की जा रही है। उस समय जब जब अंग्रेजों के माल का बहिष्कार हो गया तो इंडिया के क्लोथ का, इंडिया के कपड़ों का, इंडिया की यान का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, ठीक है, उसका क्या असर पड़ा प्रोडक्शन पर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिश जो मिल जो थी वो बिजी हो गई। ठीक है, किस में बिजी हो गई? वॉर प्रोडक्शन करने में, वॉर का सामान का प्रोडक्शन करने में। नीड्स ऑफ द आर्मी इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई एज द डिमांड इन इंग्लैंड वेंट अप। India factories were called upon the supply war needs. New factories were set up and old ones run multiple shifts. Many new workers were employed and everyone was made to work longer hours. Over the years industrial production boomed. इसके बाद क्या हुआ, जब सारे जो ब्रिटिश लोग थे जब वॉर में वो इन्वॉल्व हो गए, वॉर में वो बिजी हो गए, तो इस वजह से इंडिया के फैक्ट्रीज के जो सेटअप जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुई, बहुत ज़्यादा वो सक्सेस हुआ। ठीक है, वर्कर्स को काम मिलना शुरू हो गया और एवरीवन वाज मेन, बहुत लंबे घंटों तक वो काम करते थे और इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बूम्ड हो गया, बहुत ज़्यादा एक तरह से हाई लेवल पर पहुंच चुका था। नाउ बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्री डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, जो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री थी। ठीक है, जो जो फैक्ट्री जो थी, इंडस्ट्री जो थी, जो अभी अभी ग्रू हुई थी, अभी अभी जो एक तरह से बॉर्न हुई थी, जो स्मॉल प्रोडक्शन जो था उसको डोमिनेट किया जा रहा था। जैसे कि टोटल इंडस्ट्रीज लेबर फोर्स वर्क इन रजिस्टर फैक्ट्रीज एंड रस वर्क इन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड यूनिट्स। Handicraft production actually expanded in 20th century. While cheap जो machine made thread wiped out
द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी। देखिए इसमें बात की जा रही है जो क्लोथ वर्क था, ठीक है, जो एक तरह से क्लोथ वर्क जो था वो कहीं ना कहीं, यस, यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री जो थे प्री डोमिनेट, एक तरह से जो छोटे छोटे जो उद्योग थे उनमें बहुत ज़्यादा इनक्रेज हुआ। वो कैसे इनक्रेज हुआ कि एक तरह से 1911 में 67% जो था बंगाल और बॉम्बे में जो स्थित था, एक तरह से जो छोटे व्यापारी जो थे, जो जिनका जो एक प्रोडक्शन का जो एक तरह से प्रेशराइज कर रहे थे मार्केट को, वो बहुत तरीके से वो कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो लेबर वर्क जो था वो भी छोटा मोटा काम कर रहा था। 1911 में देखिए 5% जो था, और 1931 में ये 10% जो था बढ़ चुका था। और जगह जगह पर यानी गली मोहल्ले में और इस तरह से वर्कशॉप के दौरान, इस तरह से छोटी इकाइयों के दौरान जो थे ये प्रोडक्शन वर्क जो था हो रहा था। इसके बाद बात करते हैं, बहुत सारी समस्याओं के बावजूद भी जो ये छोटे उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी, वो एक तरह से रन कर रही थी। एंड इसमें जो हाथ से बनने वाला जो सामान था, ठीक है, जैसे बुनाई का सामान हो गया, जो कपड़े का जो प्रोडक्शन होता था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। और 1900 से लेकर 1940 के बीच में ये 3 गुना जो था वो बढ़ चुका था, ठीक है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्री डोमिनेट कर रही थी, एक तरह से डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि वो भी अपने मतलब अपने तरीके से जो थी वो सफल हो रही थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि सर्टेन ग्रुप्स ऑफ व्यूअर्स वर इन अ बेटर पोजीशन देन अदर्स टू सर्वाइव द कंपटीशन विद मिल इंडस्ट्री। इस पूरी लाइन को, इस टॉपिक को समझ लीजिए। बाकी क्या है कि जो बुनकर थे, ठीक है, जो बुनकर का जो ग्रुप था वो बेटर पोजीशन में थे, ठीक है। क्यों बेटर पोजीशन में थे? इतनी बड़ी बड़ी मिल्स आ गई थी, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, दूसरे देशों की मिल्स आ चुकी थी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी जहाँ पर कपड़ा जो था वो बन रहा था और बहुत सस्ते दामों में बेचा जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे जो व्यूअर्स थे वो बिल्कुल ही एक बेटर पोजीशन में थे। क्यों? क्योंकि उनके काम की बहुत ज़्यादा डिमांड थी मार्केट में। जो एक नोबल जो लोग थे, जो किंग जो थे, जो बहुत बड़े बड़े धनी लोग थे, ठीक है, जो पैसे वाले थे, वो इनके काम जैसे बनारस की साड़ियाँ हो गई, बनारसी एंड बालूचरी जो साड़ियाँ हो गई, और इसके बाद जो एक तरह से फेमस जो लुंगीस होती थी और हैंडकर चीफ होते थे, यानी काम हाथ के काम से बने हुए जो सामान होते थे मद्रास में, बनारस में, तो उनके उनके जो प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कहाँ पर डिमांड थी? रिच जो लोग थे उनके काम को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, जिस वजह से ये जो छोटे छोटे बुनकर थे वो कहीं ना कहीं बेटर पोजीशन में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मेजर एडॉप्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन इंडिया टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर देयर गुड्स इन 19th सेंचुरी। इसमें बात की जा रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट का युग आ चुका था, यहाँ पर एक तरह से जो प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि वो गुड्स का एक तरह से जो क्रिएशन होती थी उसको एडवर्टाइज किया जाता था, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देता था मार्केट को, प्रोडक्शन वर्क को एक नई नई न्यू शेप में एंड कंज्यूमर तक वो पहुंचाता था, जिस वजह से उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर को बहुत ज़्यादा इजाफा होता था। इसके बाद बात करते हैं जो मैनचेस्टर से बनकर सामान इंडिया में, मेड इन मैनचेस्टर, मतलब कि मैनचेस्टर से बनकर सामान जब इंडिया में बिकने के लिए आता था, जो क्लोथ होते थे, तो उसमें लेबल लगी होती थी, लेबल्स होती थी जहाँ पर स्टैंप लगी होती थी, जिस वजह से पता लग जाता था कि ये मेड इन मैनचेस्टर का सामान है, और जिस वजह से लोग कॉन्फिडेंटली जो थे वो खरीदते थे, और जिस वजह से लेबल्स ऑल्सो कैरिड इमेजेस और वंडर वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, यानी कि एक तरह से बहुत विश्वास के तरीके से ये जो था सामान जो था मेड इन मैनचेस्टर का खरीदा जाता था, और जिस वजह से प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था।
आप बात करते हैं कि इंडियन जो गॉड्स हैं, गॉडेंस हैं, जो रेगुलरली अपीयर ऑन दिस लेबर्स, लेबर्स पे जो लेबर लगती थी, जो स्टैंप लगती थी, अब वहाँ पर भगवान जो होते थे यानी गॉड के जो पिक्चर्स होती थी वो भी लगाई जाने लगी, वो भी मैन्युफैक्चर जो होता था, प्रोडक्शन होता था, उस पर एक तरह से प्रिंट की जाने लगी, जिस वजह से लोगों का विश्वास जो था, प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट था, जो मैन्युफैक्चरिंग जो था न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, कैलेंडर्स में, इस तरह से प्रोडक्शन वर्क को और उसके सामान को इजाफा करने के लिए जो पढ़ नहीं पाते, जो कुड नॉट रीड, लेकिन उसके उनके लिए भी उन्होंने पिक्चर को पब्लिश करना शुरू कर दिया था, ताकि वो देखकर ही समझ पाए कि इस तरह से जो कपड़ों का उत्पादन को या किसी भी वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाने लगा, और उसमें भगवान की तस्वीरों को और भगवान की पिक्चर्स को और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से एक कैलेंडर्स, वही मैसेजेस हो गए या कोई फिगर हो गई, रॉयल फिगर हो गई, किस तरह से प्रोडक्शन वर्क को बढ़ाने के लिए उनका सहारा लिया जाता था। नाउ व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड, इफ यू केयर द नेशन एंड बाय प्रोडक्ट्स दैट Indians produce advertisement and become an vehicle of the nationalist message of स्वदेशी। एक तरह से वो क्या मैसेज दे रहा था, जो एक तरह से वस्तुओं पर जब भगवान की तस्वीरों को प्रिंट कर दिया जाता था, तो एक तरह से वो प्रोडक्शन तो बढ़ा ही रहा था, एक एडवर्टाइजमेंट का भी सहारा वो दे रहे थे, और एक तरह से वो स्वदेशी होने का भी प्रमाण दे रहे थे। तो यहाँ पर अभी तक बात करी है हमने किसकी, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हुए, और किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड का जो था वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है एक तरह से हिस्ट्री पीरियड में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है यहीं पर जो है वो फिनिश हुआ। तो इसको आप 2-3 बार एक तरह से पॉज करके और एक नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए।